हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह से फैट लॉस का प्रोग्राम बनाया जाता है, किस तरह से पीरियोडाइजेशन को हम अप्लाई करें ताकि हम एक बेहतरीन फैट लॉस प्लान डिजाइन करना सीख जाए। अगर आप एक बेहतरीन शरीर चाहते हैं, टोन्ड मसल चाहते हैं, अपने वेल बिल्ड फिजिक के एस्थेटिक लुक को रिवील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने अनवांटेड स्टोर्ड बॉडी फैट को बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बर्न करना ही पड़ेगा। और इस फैट लॉस की प्रोसेस को किस तरह से प्रोग्राम करें, किस तरह से पीरियोडाइजेशन इसमें अप्लाई करें ताकि हमको एक जबरदस्त प्लान फैट लॉस का मिल सके, चलिए उसको सीखते हैं। अब आ गए हम पीरियोडाइजेशन पे। पीरियोडाइजेशन कहने का मतलब होता है इट इज अ सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग। कहने का मतलब जो आपका फिटनेस गोल है वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाएंगे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, उसकी डिटेल्ड प्लानिंग को हम बोलते हैं पीरियोडाइजेशन। यहाँ पर जो यह पीरियोडाइजेशन होता है इसको प्लान करने के लिए मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से पहली होती है एरोबिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है एनएरोबिक एक्टिविटीज। इस एनएरोबिक एक्टिविटीज के बारे में जो पीरियोडाइजेशन है मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जो हमने पीरियोडाइजेशन के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने एनएरोबिक एक्टिविटीज के पीरियोडाइजेशन को किस तरह से प्लान किया जाता है, वहाँ पर हमने स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल लेते हुए हर चीज़ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले आप वो वीडियो जाकर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये एरोबिक एक्टिविटीज होती हैं और जो ये एनएरोबिक एक्टिविटीज होती हैं, इनमें डिफरेंस इतना सा होता है कि किस तरह की एनर्जी यूज कर रही है ये अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है और कैसे बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है कि यह एरोबिक एक्टिविटी है कि यह एनएरोबिक एक्टिविटी है। सिंपली जो हम जानते हैं कि एरोबिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर जिस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो एनर्जी हमको मिलती है वो एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है, ठीक है। और वहीं जो एनएरोबिक एक्टिविटी होती है वो ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी बन रही है, जो हमको मिल रही है, उसको बनने की प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फैट लॉस के पीरियोडाइजेशन को प्लान करने से पहले किस तरह से फैट लॉस का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है उसको सीखने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि हमारे बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम अपने स्टोर्ड बॉडी फैट को बाहर निकालें और उसमें यूज़ करें। तो इसको जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि जो स्टोर्ड बॉडी फैट है वो हमारी बॉडी में आया कहाँ से, किस तरह से हम उसको ऑक्सीडाइज करें, किस तरह से हम उसको बाहर निकालें ताकि वो इन सिस्टम्स में आके बर्न हो सके। जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिम के अंदर, जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं उनमें वो अप्लाई होके बर्न हो सके। जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो इस धरती में पूरी एनर्जीज मौजूद हैं, जो इस पूरे सोलर सिस्टम में एनर्जी मौजूद है वो कहाँ से आती है, वो आती है सन से। कहाँ से? सन, ठीक है। जो भी एनर्जीज हमको दिख रही है वो सन से आती है। सन से मेनली जो न्यूक्लियर एनर्जीज रहती है वो ट्रांसमिट होती है अर्थ तक किस फॉर्म में, लाइट एनर्जीज के फॉर्म में, ठीक है। और इस लाइट एनर्जी को कौन यूटिलाइज करता है? प्लांट इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और इसको बदल देते हैं केमिकल एनर्जी में। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करके जो प्लांट होते हैं वो अपना फ्यूल बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। फ्यूल क्या होता है? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, ये सब फ्यूल होता है, ठीक है। तो प्लांट ये बना सकते हैं किस तरह से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करके। सो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करके जो पेड़ पौधे होते हैं इस धरती में, जो प्लांट्स प्रेजेंट है इस धरती में, वो सन की लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में अपना फ्यूल बना लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन हम इंसानों के पास, हम ह्यूमंस के पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती कि हम खुद से अपना फ्यूल, खुद से अपनी एनर्जी पैदा कर सके। लेकिन हमको अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड होना पड़ता है इन प्लांट्स पे या फिर उन एनिमल्स पे जो ये प्लांट्स खा के अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इंसानों को एनर्जी लेने के लिए डिपेंड होना पड़ता है पेड़ पौधों पे, प्लांट्स पे, या फिर उन जानवरों को हमको खाना पड़ता है जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको एनर्जी मिलती है। यहाँ पर हमारी बॉडी को यह कोई मतलब नहीं होता कि हम क्या खाना खा रहे हैं, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी बॉडी को सिर्फ इतना मतलब होता है कि कौन सा फ्यूल हमको मिल रहा है, हमको प्रोटीन मिल रहा है, हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कि हमको फैट्स मिल रहे हैं। ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बड़े अमाउंट में हमको कंज्यूम करने पड़ते हैं, तभी हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। और इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। और यहाँ पर जो एनर्जी हमको मिल रही है खाना खाने से, जो या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनको कंज्यूम करने से जो हमको एनर्जी
मिल रही है उस एनर्जी को हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। हमारी बॉडी में क्या सिस्टम होता है एनर्जी स्टोर करने के लिए? यहाँ पर हमारे बॉडी में 4 तरह के सिस्टम होते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जिसमें से पहला है मसल्स। जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो उसके एमिनो एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी मसल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मसल्स में हमारा ये एनर्जी स्टोर हुआ। और दूसरी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाके अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाता है, और अगर ब्लड से हमने तुरंत इसको यूटिलाइज कर लिया तो ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वहीं अगर हम इसको नहीं यूटिलाइज कर पाए तो ये क्या करता है हमारे मसल्स में जाके और हमारे लीवर में जाकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन कहने का क्या मतलब होता है? या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की एक चेन होती है जो हमारे बॉडी स्टोर करके रख सकती है, हमारी मसल्स में स्टोर करके रख सकती है, हमारे लीवर में स्टोर करके रख सकती है। अगर बोला जाए तो 300 से 400 ग्राम ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में स्टोर हो सकता है, लगभग 80 से 100 ग्राम ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो सकता है, ठीक है। और यहीं पे अगर जब हमारे बॉडी का जो या ग्लाइकोजन स्टोर करने की एक लिमिट है मसल्स में और लीवर में, जब कंप्लीट हो जाती है, जब यह स्टोरेज फुल हो जाता है तो क्या करता है हम ये जो ग्लूकोज है या हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में जाकर स्टोर हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज़ कहने का मतलब होता है जो फैट सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जाकर ये ग्लूकोज फैट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर होने लगता है। और यह जो एडिपोज टिश्यूज़ है इनका साइज़ ऐसा होता है कि ये बहुत सारा अनलिमिटेड फॉर्म में स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फैट टिश्यूज़ होते हैं ना बॉडी में थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं, पूरे शरीर में हमारे फैट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फैट टिश्यूज़ एक बैग की तरह होते हैं, थैली की तरह होते हैं, जिसमें फैट स्टोर होता जाता है और ये इनका जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में डिपेंड करता है, किसी लोग में बहुत ज़्यादा फैट टिश्यूज़ होते हैं, किसी में कम फैट टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन सबकी टेंडेंसी होती है कि वो फैट स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर कर सकते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर करते रहेंगे तो उनका जो साइज़ है वो बढ़ता रहेगा। और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी उतनी ही आपकी जो चर्बी है वो लटकती रहेगी, बढ़ती रहेगी, उतने ही आप मोटे होते रहेंगे। तो यहाँ पर हमको बर्न क्या करना है, हमारे बॉडी के अंदर जो ये अनवांटेड स्टोर्ड फैट है इसको बर्न करना है, ठीक है। जब भी हम किसी बॉडी बिल्डिंग गोल की बात करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी क्या होती है, या तो हमको मसल बनानी है अपनी या तो फैट बर्न करना होता है, ठीक है। यही दो मेन गोल होते हैं जब भी कोई फिटनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। जितना अच्छा आपके शरीर के अंदर इस मसल और फैट का बैलेंस होगा, कंपोजिशन अच्छा होगा, उतना ही आपकी सेहत अच्छी होगी, उतनी ही फिटनेस आपकी अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पर हमको मसल्स बनाने के लिए और फैट लॉस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और वही एक्सरसाइज क्लासीफाई होती हैं एरोबिक एक्टिविटीज़ में और एनएरोबिक एक्टिविटीज़ में। और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, कुछ फ्यूल चाहिए होता है। और वो फ्यूल हमको कहाँ से मिलता है? जो हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है मसल्स में, लीवर में, ब्लड में, एडिपोज टिश्यूज़ में। तो यहीं से हम वापस एनर्जी लेते हैं, फ्यूल निकालते हैं ताकि हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। मेनली क्या होता है, हमारी बॉडी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए 2 तरह के फ्यूल सोर्स पे प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करती है, जिसमें से पहला होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? जो हमारे मसल्स में स्टोर है, जो लीवर्स में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की चेन के फॉर्म में स्टोर है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो यहाँ से हमारी बॉडी किसी भी एक्टिविटी के दौरान एनर्जी निकालती है और उसको ब्रेक डाउन करती है। जो ग्लाइकोजन होता है उसको फिर से ब्रेक डाउन करती है, किसके फॉर्म में? अपने स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज के फॉर्म में। यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्लूकोज, जब ये ब्लड में जाता है तो उसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। और वही एनर्जी यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और दूसरा सोर्स आता है फैट्स। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर से एरोबिक एक्टिविटीज़, तो उसको परफॉर्म करने के लिए अगर हमको फैट से जो ताकत चाहिए तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसा सिस्टम में आते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो फैट स्टोर है वहाँ से उसको निकालती है, ब्रेक डाउन करती है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है और उस फैटी एसिड से एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी फ्यूल सोर्स से जो एनर्जी जनरेट होती है वो जनरेट होती है इस एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या एटीपी हमारे बॉडी की एक एनर्जी करेंसी होती है। कहने का मतलब बड़ी सिंपल से लैंग्वेज में यह है कि जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर्ड है उसको
यूटिलाइज करने के लिए, उसको काम लेने के लिए, उस एनर्जी से ताकत जनरेट करने के लिए हमको उस एनर्जी को सबसे पहले एटीपी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। इस एटीपी को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक करेंसी है। कहने का मतलब इसके बिना हम कोई भी मसल का मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। जो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जब भी आप एक्सरसाइज कोई परफॉर्म करते हैं तो वहाँ क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी बाइसेप की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए होती है या एटीपी। एटीपी के बिना कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस एटीपी को जनरेट करने के लिए हमारे बॉडी में कई सारे एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी बहुत सारे तरीकों से एनर्जी पैदा कर सकती है, ये एटीपी को पैदा कर सकती है, लेकिन प्रीडोमिनेंट रूप से, मेन रूप से 3 एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं, जिसमें से पहला होता है सीपी सिस्टम। यह जो यहाँ पर सीपी सिस्टम है इसको हम बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। अब होता क्या है, जो हमारी मसल्स होती हैं इस पे थोड़े से अमाउंट में क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर रहता है, ठीक है। और यह जो क्रिएटिन फॉस्फेट है यह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से रिएक्ट करके बनाता है एटीपी, और इसी एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। लेकिन यहाँ पर इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि यह बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन जब आपको बहुत इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत जल्दी आपको एनर्जी चाहिए, बहुत ताकत जनरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी यह सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपको 10 से 20 सेकंड का ही काम हो तभी यहाँ पर यह सीपी सिस्टम काम आता है, यहीं से आप एटीपी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप 1 रेप मैक्स अपना लगाते हैं तो वहाँ पर आप जितनी ताकत आपके बॉडी में है वो झोंक देते हैं, तो वो वहाँ पर 1 रेप मैक्स मारने के लिए आपको सीपी सिस्टम से एनर्जी मिलती है। जो पावर लिफ्टिंग गेम्स होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग गेम्स होते हैं, वहाँ पर ये सीपी सिस्टम से लोग एनर्जी पाते हैं। उन गेम्स को खेलने के लिए जो एनर्जी हमारी बॉडी जनरेट करती है वो आती है सीपी सिस्टम से। आप जो स्प्रिंटर्स होते हैं जो 100 मीटर के रेस दौड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 सेकंड में वो रेस खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो उस रेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो आती है सीपी सिस्टम से। एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, ठीक है, आप आए 3-4 मुक्का उसको लगा दिया फुल ताकत के साथ, तो वहाँ पर आपको जो एनर्जी मिल रही है उसको मारने के लिए शुरू के 10-20 सेकंड में वो कहाँ से आई? इस सीपी सिस्टम से। मतलब जब भी आपको तुरंत एक्सप्लोसिव एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारे बॉडी के अंदर ये सीपी सिस्टम होता है जो आपको इमीडिएट तुरंत रूप से एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वहीं जो दूसरा एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वह होता है एनएरोबिक सिस्टम। इस एनएरोबिक सिस्टम को हम ग्लाइकोटिक सिस्टम भी बोलते हैं या फिर लैक्टिक एसिड सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या होता है, जब आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए एनर्जी चाहिए कंटिन्यूस रूप से, तो उस समय इस एनएरोबिक सिस्टम से हमारी बॉडी हमको एनर्जी सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी एक्सरसाइज में सेट्स मार रहे हैं, 10 से 15 रेपिटेशन मार रहे हैं इस तरह से, तो उस 10 से 15 रेपिटेशन में आपको परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लगेगा। तो उस सेट को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में एनएरोबिक सिस्टम से एनर्जी हमको मिलती है। मेनली इस एनएरोबिक सिस्टम में होता क्या है, जो हमारे मसल्स के अंदर, जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है, उस ग्लाइकोजन से हमारी बॉडी या एटीपी फॉर्म करती है, और इस एटीपी की मदद से हम मसल कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, उस सेट्स में रेपिटेशंस परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइम होता है वह 1 से 1.5 मिनट ही होता है। यहाँ पर जो हम ये एनएरोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो हम एनएरोबिक एक्सरसाइजेस लगाते हैं, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी हमको मिलती है वह इस एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम से ही मिलती है, ठीक है। और वहीं जब बात करें तीसरा एनर्जी सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वह होता है एरोबिक सिस्टम। इस एरोबिक एनर्जी सिस्टम की एक खासियत यह होती है कि जब हमको एनर्जी चाहिए वो भी बहुत देर तक, कंटिन्यूस रूप से बहुत ज़्यादा टाइम तक एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए हमारे बॉडी में यह एरोबिक एनर्जी सिस्टम होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, यह एरोबिक एनर्जी सिस्टम में जो हमारे बॉडी के अंदर फैट स्टोर है, इन एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो फैट सेल्स स्टोर करके रखी है हमारी बॉडी, उसको ऑक्सीडाइज करती है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है, उसको ऑक्सीडाइज करती है फैटी एसिड्स को, और जिससे एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और बहुत अमाउंट में यह एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम कंटिन्यूस रूप से बहुत देर तक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप मैराथन रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ मैराथन रनिंग में क्या है, आपको कंटिन्यूस रूप से ताकत चाहिए होती है, आपको लगातार एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, वहाँ पर रुकना नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर जब ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर आपको कंटिन्यूस रूप से ताकत चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारे बॉडी में यह एरोबिक सिस्टम से एनर्जी मिलती है, एरोबिक सिस्टम से एटीपी जनरेट करती है, ठीक है, हमारी बॉडी। तो यहाँ पर जब लंबे समय के लिए आपको कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो वहाँ पर एरोबिक सिस्टम से हमको एनर्जी मिलती है, और इस एरोबिक सिस्टम में मेनली हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है वह बर्न होते हैं, और वह बर्न होते हैं इस
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इसलिए इसको एरोबिक सिस्टम भी बोला जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इस एटीपी को फॉर्म करने के लिए, इस एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम करती है ताकि हम एनर्जी कंटिन्यूस रूप से पा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक लाइन में जो एक चीज़ समझ में आई वो यह है कि अगर हम अपनी बॉडी का स्टोर्ड बॉडी फैट बर्न करना चाहते हैं तो हमको एरोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, जहाँ पर हमारे बॉडी हमारे फैट सेल्स को ऑक्सीडाइज करके यह एटीपी फॉर्म करती है, जिससे हम कंटिन्यूस रूप से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बॉडी का फैट लॉस करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप यहाँ पर एरोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, जिसके अंदर आप अपनी बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग करते हैं। और ये कार्डियो कंडीशनिंग किस तरह से करनी पड़ती है, कैसे इसका प्लान बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हम चलिए इस कार्डियो कंडीशनिंग के पीरियडाइजेशन प्लान में सीख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी एरोबिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए पीरियडाइजेशन कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा पीरियडाइजेशन होता है इसके अंदर जो 4 फेजेस होते हैं मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया। पहला फेज प्रिपरेटरी फेज, दूसरा एडवांस्ड फेज, तीसरा ट्रांजिशन फेज और चौथा ऑफ सीजन। और जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है उसके अंदर 2 फेज होते हैं, जनरल फेज, स्पेसिफिक फेज। और वहीं एडवांस्ड फेज के अंदर भी 2 फेज होते हैं जो कि है मैक्स फेज और दूसरा होता है कन्वर्जन फेज। और तीसरे फेज में आता है ट्रांजिशन फेज, जहां पर हम एक बॉडी का जनरल मेंटेनेंस फेज चलाते हैं। और चौथा फेज आता है ऑफ सीजन, जहां पर हम बॉडी को अपने रेस्ट एंड रिकवरी मोड पे डालते हैं ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके। और जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले पीरियडाइजेशन वाले वीडियो में बताया था जहां पर हमने एनारोबिक एक्टिविटी के बारे में बात की थी और मैंने वहां पर स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल लेके किस तरह से आप पीरियडाइजेशन प्लान करते हैं वह चीज़ें समझाई थी, और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ को पावर में कन्वर्ट करते हैं या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस में कन्वर्ट करते हैं, वह चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। तो वहाँ पर उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट मिले कि हमें सर बताइए फैट लॉस के पीरियडाइजेशन कैसे प्लान करते हैं, वेट लॉस का पीरियडाइजेशन कैसे प्लान करते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए पीरियडाइजेशन कैसे प्लान करते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर रिक्वेस्ट भी मिली थी कि जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पीपल होते हैं, जो प्लेयर्स लोग होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनका पीरियडाइजेशन किस तरह से प्लान किया जाए। और जैसे कि हम जानते हैं अगर हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने जाते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी का मसल मास है, जो मसल का साइज है, जो हमारी हाइपरट्रॉफी होती है वह भी इम्प्रूव होती है। वहाँ पर आपको एक चीज़ का जो ध्यान रखना होता है वह यह होता है कि जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें उसमें जितने भी सेट्स आप परफॉर्म करें तो मेक श्योर उसकी जो रेपिटेशन रेंज होती है वह 8 to 15 कर दें। इस 8 to 15 रेपिटेशन रेंज में आपका मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी, मैक्सिमम मसल गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप स्ट्रेंथ का पीरियडाइजेशन प्लान करें तो वहाँ पे जो भी एक्सरसाइज आप रिकमेंड करें, लिखें, तो उसके हर सेट में, एक्सरसाइज के हर सेट में आपको कोशिश करनी है कि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका मेंबर है, वो कम से कम 8 से 15 रेपिटेशन लगाए अगर उसका गोल है मसल मास बिल्डअप करना, मसल गेन करना, हाइपरट्रॉफी अचीव करना, ठीक है। और हमारे आज की वीडियो में जहां पर हम जानेंगे एरोबिक एक्टिविटीज़ के पीरियडाइजेशन को किस तरह से प्लान किया जाता है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्डियो कंडीशनिंग, ठीक है। कार्डियो कंडीशनिंग हमारा एक टारगेट होगा और किस तरह से इस कार्डियो कंडीशनिंग को यूज़ करके हम फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, कोई एथलीट को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो पर्सन है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, हार्ट हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी सारी रिक्वेस्ट है वो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो गोल हैं, जो आपने दिया फैट लॉस, वेट लॉस, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर्स, उन सब के बारे में भी आप पीरियडाइजेशन को प्लान करना सीख जाएं। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमने टारगेट फिक्स किया है कार्डियो कंडीशनिंग, और इस कार्डियो कंडीशनिंग का यूज़ करते हुए हम ये चारों अपने गोल अचीव करेंगे, ठीक है। और किस तरह से अचीव करना है, किस तरह से चेंजेस करने हैं हर फेज़ में, वह भी मैं आपको सब में समझाना चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला फेज़ आता है हमारे पीरियडाइजेशन का, वह होता है प्रिपरेटरी फेज़। प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर हम एक प्रिपरेशन करते हैं, अपनी बॉडी को तैयार करते हैं आगे के फेजेस में जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज़ में 2 फेज़ आते हैं, जनरल फेज़ और स्पेसिफिक फेज़। जनरल फेज़ में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक्सरसाइजें बताई जाती हैं, एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म की जाती है वह दिखाई जाती है, एक्सरसाइज के सही फॉर्म, सही टेक्निक आपको सिखाया जाता है। और ख़ास तौर से यहाँ पर इस जनरल फेज़ में आपकी बॉडी की मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है। मोटर एबिलिटीज़ कहने का सिंपल से मतलब आपके माइंड एंड मसल के कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है। आपकी माइंड और बॉडी अच्छे से कनेक्ट हो सके, एक दूसरे को सिग्नल समझ सके और उस पर
रेस्पॉन्ड कर सके, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस फेज़ में, जनरल फेज़ में जिम के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे उनके साथ कंफर्टेबल होना है, वह सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका जो टारगेट है कार्डियो कंडीशनिंग आप अपनी बॉडी की करते हैं, और यहाँ पर इस कार्डियो कंडीशनिंग की मदद से आप अपनी बॉडी का जो टारगेट अगर फिक्स करते हैं, चाहे आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, चाहे फैट लॉस को इम्प्रूव करना है, चाहे अपने वेट को लॉस करना है, चाहे कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई सी प्लेयर की आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो इन चारों कैटेगरी में जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है और जो जनरल फेज़ होता है, स्पेसिफिक होता है, इन चारों कैटेगरी के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज़ें ही परफॉर्म करते हैं अगर आप इन चारों कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, या कोई स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर ट्रेनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल प्लेयर हैं, तो फुटबॉल प्लेयर को किस तरह से प्रिपरेटरी फेज कराना है, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जनरल फेज में हमको स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करना पड़ता है। स्टेडी स्टेट कार्डियो, ठीक है। यहाँ पर यह स्टेडी स्टेट कार्डियो क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये एक ऐसा कार्डियो होता है जहाँ पर स्पीड का फ्लक्चुएशन नहीं होता, जहाँ पर इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन नहीं होता। कहने का मतलब आप जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं बस उसी को ही परफॉर्म करते जा रहे हैं, सेम स्पीड में परफॉर्म करते जा रहे हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। तो इसी स्पीड को आप मेंटेन करते जा रहे हैं, मेंटेन करते जा रहे हैं, मेंटेन करते जा रहे हैं। यहाँ पर आप स्पीड को बहुत नहीं बढ़ा रहे हैं, ना ही बहुत जोर लगा रहे हैं, ना ही कोई रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं मशीन का, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं और ना ही स्पीड चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपके जो स्पीड का फ्लक्चुएशन है वह भी नहीं हो रहा है और जो आपकी इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन है वह भी नहीं हो रहा है। तो इस स्टेडी स्टेट कार्डियो में क्या करना है, आपको सेम स्पीड मेंटेन करके चलनी है, सेम इंटेंसिटी मेंटेन करके चलनी है जितनी देर भी आप ट्रेन करते हैं। यहाँ पर जो जनरल फेज होता है प्रिपरेटरी फेज का, यहाँ पर जो ड्यूरेशन होती है, कितना देर आपको जनरल फेज में टाइम व्यतीत करना है, टाइम बिताना है, तो यहाँ पर जो टाइम होता है वह होता है 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स ही आप परफॉर्म करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप साइकिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो साइकिलिंग जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो जो आपकी पहले मिनट की जो स्पीड होगी वही सेम स्पीड होगी आपके जब आप 30वें मिनट में पहुंचेंगे, ठीक है। तो सेम स्पीड आपको मेंटेन करना है और जो रेजिस्टेंस होता है, जिस गियर में आप चला रहे हैं सेम उसी गियर में आप चलाइए, ठीक है। जिस रेजिस्टेंस, जिस इंटेंसिटी के साथ आप चला रहे हैं तो सेम वही इंटेंसिटी आपको मेंटेन करनी है इस पूरे 30 मिनट में, ठीक है। तो उसी को हम स्टेडी स्टेट कार्डियो बोलते हैं। और आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, अगर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप आराम से बात कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, तो आप सेम इसी तरह से बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सांस नहीं फूलती जब आप स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मेनली यहाँ पर अगर आप बात की जाए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम स्टेडी स्टेट कार्डियो में परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर मेनली नो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है या फिर लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। नो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ एंड लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर ये नो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आप जानते भी होंगे, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है एक अलग से। सिंपली आप इस तरह समझ सकते हैं, जब किसी चीज़ में लैंडिंग और टेक ऑफ इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, आपका पैर एक बार ज़मीन पर टकराता है और जब आपका एक पैर ज़मीन पर टकराता है तो जो आपका दूसरा पैर है वो हवा में रहता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके पैर के टेक ऑफ भी हो रहा है और लैंडिंग भी हो रही है। आप पैर उठा रहे हैं तो क्या हुआ, टेक ऑफ, और जब आप पैर वापस धरती पे ला रहे हैं तो क्या हुआ, लैंडिंग हुई। तो ये इस तरह से इनको इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ बोला जाता है, जहाँ पर इम्पैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर नो इम्पैक्ट कहने का मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ हमको पिक करनी है जहाँ पर आपका टेक ऑफ और लैंडिंग ना हो आपके पैरों की। तो फॉर एग्जाम्पल आप जब साइकिलिंग परफॉर्म करते हैं तो वो एक नो इम्पैक्ट एक्टिविटी है, ठीक है। नो इम्पैक्ट एक्टिविटी का एग्जाम्पल ये साइकिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो में साइकिलिंग को प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ की, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कहने का मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो आपके पैरों पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत कम हो। तो यहाँ पर इस लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में आप वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, एक सिमिलर एक स्पीड में वॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप वॉक करते हैं तो उसी स्पीड को मेंटेन करें। तो यह एक स्टेडी स्टेट कार्डियो का एग्जांपल हो और यही ट्रेनिंग आपको परफॉर्म करनी है जनरल फेज में। अब यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें कि कितने हफ्ते तक आपको ये जनरल फेज चलाना है। तो फॉर एग्जांपल जो हमने कार्डियो कंडीशनिंग की है अपनी, वो 3 महीने की है, 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स में लगभग अप्रॉक्स 12 वीक्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर इस 12 वीक्स में आपको जो जनरल फेज है इसको 2 हफ्ते देने हैं, कितने, 2 वीक्स। तो यहाँ पर हमको 2 वीक्स देने हैं। जितनी चीज़ मैंने यहाँ पर अभी तक बताई उसको फिर से जल्दी से क्विकली समराइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कार्डियो कंडीशनिंग। कार्डियो कंडीशनिंग में कौन कौन से टारगेट हम इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर आप फैट लॉस करवा सकते हैं, वेट लॉस करवा सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर है उसकी ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वह फुटबॉल प्लेयर हो तो उसकी ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी की हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना है तो भी कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका टारगेट फॉर एग्जाम्पल 3 महीने है, ठीक है, 12 वीक्स है आपके पास कार्डियो कंडीशनिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला फेज आता है हमारे पीरियोडाइजेशन का प्रिपरेटरी फेज, उसके जनरल फेज में आपको देने हैं 2 हफ्ते, आपके पास 12 हफ्ते हैं, आपने यहाँ पर जनरल फेज में दिए 2 हफ्ते। इस 2 हफ्ते में आपको स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करना है। ठीक है, कितना देर परफॉर्म करना है, 30 मिनट्स, 30 मिनट ही परफॉर्म करें, उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं, नो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। कितने देर परफॉर्म करनी है, 30 मिनट। ठीक है, तो यह हुआ आपका जनरल फेज, प्रिपरेटरी फेज का, जब आप कार्डियो कंडीशनिंग अपने बॉडी की कर रहे हैं। और इस कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर कई सारे कैटेगरी आ सकती है, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वेट लॉस हो, कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर की ट्रेनिंग हो या फिर हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं हमारे प्रिपरेटरी फेज का दूसरा फेज जो कि है स्पेसिफिक फेज। जैसे कि आप जानते हैं हमारी इस स्पेसिफिक फेज में क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, ट्रेनिंग की जो इंटेंसिटी होती है वह बढ़ जाती है, ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वह बढ़ जाता है। यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो आपका क्लाइंट है, जो मेंबर है, यहाँ पर उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, उसको ज़्यादा मेहनत करवानी है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालना होता है कि आप ट्रेनिंग परफॉर्म करें। ठीक है, और ख़ास तौर से मेनली इस स्पेसिफिक फेज में हम हमारी बॉडी के एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, या एक एरोबिक एंड्योरेंस फेज होता है। ठीक है, इसको हम एरोबिक एंड्योरेंस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये एरोबिक एंड्योरेंस फेज तब कहलाता है जब हम बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग कर रहे हो, और इस कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर आपका जो भी टारगेट है, चाहे फैट लॉस टारगेट, चाहे वेट लॉस टारगेट है, चाहे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्सन की आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसके बॉडी के एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाना इस स्पेसिफिक फेज का काम होता है। और यहाँ पर हमारी बॉडी के इस एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हमने जाना था कि जनरल फेज में हम 30 मिनट्स की ही ट्रेनिंग परफॉर्म करते थे, लेकिन जब स्पेसिफिक फेज आता है तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर कम से कम आपको 1 घंटे तो ट्रेनिंग करनी ही है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे तक हम ट्रेनिंग पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर स्पीड बढ़ाई जाती है, स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है ना, स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप साइकिलिंग परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, साइकिलिंग में जैसे हमने देखा था कि जनरल फेज में जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो एक स्पीड को मेंटेन करके चल रहे थे इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक फेज में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्पीड को बढ़ाएं। तो यहाँ पर आप साइकिल इस तरह से नहीं चलाएंगे, यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया 5 किलोमीटर पर आवर, फिर आप थोड़ी देर में 6 किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, फिर 7 में जाएंगे, फिर 8 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, फिर 15 में जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्पीड इंक्रीज करनी है यहाँ पर। और फिर दूसरा चीज़ आती है इंटेंसिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप जिम में साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पर आप जितना रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो उतना आपको टफ होता जाता है उस साइकिल को चलाना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी को भी बढ़ाया जाता है, उस रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है। अगर आप आउटडोर साइकिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर गियर वाली अगर साइकिल आप यूज़ कर रहे हैं तो गियर चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा टफ गियर्स में आपको साइकिलिंग परफॉर्म करनी है। या फिर आप एक हिली टेराइन में साइकिलिंग परफॉर्म करें, जहाँ पर चढ़ान है वहाँ पर साइकिलिंग परफॉर्म करें। तो इस तरह से इंटेंसिटी को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। और कार्डियो एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जब आप रनिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी रनिंग की जो स्पीड है वो बढ़ाते जाना है। अगर आप
इस जनरल फेज में 6 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ते थे, तो यहाँ पर कोशिश करें कि 7 में जाएंगे, फिर 8 में जाएंगे, फिर 9 में जाएंगे, फिर 10 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, 14 में जाएंगे। तो इस तरह से स्पीड को बढ़ाते जाने। अगर आप जिम के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेडमिल में रनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह से स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो इंक्लाइन होता है ट्रेडमिल का वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जनरल फेज में इंक्लाइन 0 है, तो यहाँ पर आपका इंटेंसिटी में आपको इंक्रीज करने के लिए अपने स्पेसिफिक फेज में उस इंक्लाइन को बढ़ाइए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए। तो जितना आप इंक्लाइन ट्रेडमिल में बढ़ाते जाएंगे उतना टफ होता जाएगा आपको दौड़ना। तो इस तरह से आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा जोर लगा के दौड़ेंगे और यहाँ पर स्पीड भी अपन ने इंक्रीज की। तो इस तरह से स्पीड और इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन होता है इस स्पेसिफिक फेज में, और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन है वह भी लंबा है। यहाँ पर आपको 1 घंटे तक ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो हमारे यह जब इस तरह की हम ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी में एरोबिक एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में एरोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए यह स्पेसिफिक फेज होता है हमारे इस प्रिपरेटरी फेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 2 हफ्ते देने हैं। अगर आपका जो टारगेट है 12 वीक्स का, अगर आपके पास जो मेन हमारा टारगेट है अगर कि 3 महीने के अंदर हमको अपनी बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। और इस कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर जो बहुत सारे मैंने कैटेगरी बताया, चाहे आप फैट लॉस कर सकते हैं इससे, चाहे वेट लॉस कर सकते हैं, चाहे अपने हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 हफ्ते हैं, तो 2 हफ्ते आपने दे दिए जनरल फेज में और 2 ही हफ्ते आपको देने हैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिक फेज में, 2 वीक्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक्सरसाइज की बात की जाए कि कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है आपको इस फेज में परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जो मॉडरेट इम्पैक्ट वाली हो या फिर हाई इम्पैक्ट वाली हो। फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग परफॉर्म करते हैं तो ये एक तरह की हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है। जब आप जंपिंग परफॉर्म करते हैं तो ये एक तरह की हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर आपको हाई इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, हाई इम्पैक्ट, ठीक है। चलिए अब जल्दी से क्विकली इस स्पेसिफिक फेज को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी हर इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से फिट हो जाए। यहाँ पर आपको कितने हफ्ते देने हैं, 2 हफ्ते देने हैं। अगर आपके पास 12 हफ्ते हैं तो 2 हफ्ते स्पेसिफिक फेज को देने हैं। अगर ये 12 हफ्तों से ज़्यादा है, आपके पास डबल है, 24 हफ्ते हैं, तो यह भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर 4 वीक्स आप दे सकते हैं स्पेसिफिक फेज में। स्पेसिफिक फेज में क्या करते हैं, हमारी बॉडी की एरोबिक एंड्योरेंस को इंक्रीज किया जाता है। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर आपको 1 घंटे तक ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। चौथी चीज़, यहाँ पर आपको जो स्पीड है उसको इंक्रीज करनी है। पांचवी चीज़, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी एक्सरसाइज की इंक्रीज करनी है। और यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी पिक करनी है, ऐसी एक्सरसाइज पिक करें जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ वाली एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिपरेटरी फेज है हमारी कार्डियो कंडीशनिंग का, यह सब के लिए सेम रहता है। मतलब अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, चाहे वेट लॉस करना चाहते हैं, चाहे कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेटर की ट्रेनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं या किसी फुटबॉल प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो प्रिपरेटरी फेज होता है पूरा वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने पीरियोडाइजेशन के नेक्स्ट फेज में जो कि है एडवांस्ड फेज। इस एडवांस्ड फेज को कॉम्पिटिटिव फेज भी बोला जाता है, तो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम अपनी बॉडी को उस जोन में लेके आते हैं जहाँ पर हम अपने टारगेट के लिए मैक्सिमम काम करते हैं, मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं। यहाँ पर इस एडवांस्ड फेज के अंदर भी 2 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है मैक्स फेज और दूसरा होता है कन्वर्जन फेज। चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। इस मैक्स फेज में क्या होता है, यहाँ पर हम सारे फैक्टर्स जो ट्रेनिंग के हैं उसको परफेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो इंटेंस हो जाती है, यहाँ पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पर जो टारगेट हमने सेट किया है, फॉर एग्जांपल कार्डियो कंडीशनिंग हम कर रहे हैं बॉडी की, और कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर जो भी आपका यहाँ पर गोल है, चाहे फैट लॉस गोल है, वेट लॉस गोल है, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना गोल है, या फिर आप किसी प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म करें, तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग हर चीज़ें मैक्स फेज में प्लान की जाती है, परफेक्ट की जाती है, और वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है और स्पेसिफिक तरह का वर्कआउट किया जाता है। चलिए यहाँ पर हमारी कार्डियो कंडीशनिंग का जो ये मैक्स फेज होता है उसको किस तरह से प्लान करना है, परफॉर्म करना है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैक्स फेज का वर्कआउट होता है ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है एरोबिक पार्ट, ठीक है, एरोबिक, और दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। क्या, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब यहाँ पर जो हमारा वर्कआउट है उसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया इस मैक्स फेज में। पहला पार्ट एरोबिक पार्ट और दूसरा पार्ट स्पेसिफिक एंड्योरेंस। फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आधे घंटे 30 मिनट इस एरोबिक पार्ट को देना है
और वहीं आधा घंटा जो 30 मिनट है वो इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस को देना है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, इस एरोबिक पार्ट में आपको क्या परफॉर्म करनी है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, आपको सेम वही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जो आपने जनरल फेज में परफॉर्म की थी। यहाँ पर हमने आधे घंटे ट्रेनिंग परफॉर्म की थी जनरल फेज में अपने प्रिपरेटरी फेज के, तो सेम वही चीज़ें आपको एरोबिक एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करनी है यहाँ पर जब आप मैक्स फेज में आते हैं और फर्स्ट पार्ट आता है। ठीक है, तो आधे घंटे आपको यहाँ पर स्टडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करना है इस एरोबिक पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियरली बता दूं, अगर आपका कार्डियो कंडीशनिंग आप कर रहे हैं अपनी बॉडी की और कार्डियो कंडीशनिंग करते हुए आपका टारगेट कुछ भी है, जैसे कि फैट लॉस टारगेट है या वेट लॉस टारगेट है, हार्ट हेल्थ पे फोकस है, या फिर आप किसी प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वहाँ पर इन चारों कैटेगरी में आपको ये एरोबिक एक्टिविटी फर्स्ट पार्ट में अपने मैक्स फेज के परफॉर्म करनी है। यहाँ पर इन सब के लिए यहाँ एरोबिक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। लेकिन वहीं जब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस में, तो यहाँ पर इन चारों के लिए सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ पर इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस में हम स्पेसिफिक गोल पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आपका गोल फैट लॉस है तो यहाँ पर हम सिर्फ फैट लॉस के हिसाब से स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हम देखते हैं, जैसे हमारा टारगेट है फैट लॉस यहाँ पर। ठीक है, तो फैट लॉस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम एक्सरसाइज लगाते हैं जिम में, जो भी हम वेट लिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं लिफ्ट में, फॉर एग्जांपल आप डेड लिफ्ट मारते हैं, आप बेंच प्रेस मारते हैं, आप बाइसेप बार कर्ल मारते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका टारगेट फैट लॉस है तो हर एक्सरसाइज के जो सेट्स होते हैं उसमें जो रेपिटेशंस आपको रखने हैं वह होंगे 20+। मतलब कितने रेप आपको निकालने हैं हर एक्सरसाइज के हर सेट में, 20+। 20 से ज़्यादा रेपिटेशंस आपको मारने हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप 20+ रेपिटेशंस मारते हैं तो वह एक एरोबिक नेचर का वर्कआउट हो जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं वहाँ पर आपका एक कार्डियो कंडीशनिंग बॉडी की होती है। ठीक है, और इस फेज में, इस कैटेगरी में जब आप 20+ रेपिटेशंस मारते हैं किसी भी वेट से, तो आपकी बॉडी का फैट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप 20+ रेपिटेशंस लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आप 20+ रेपिटेशंस लगाएंगे, तो उस 20+ रेपिटेशंस को परफॉर्म करने में आपको कम से कम 90 सेकंड टू 120 सेकंड्स लग सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 90 सेकंड्स टू 120 सेकंड्स तक लग सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 2 मिनट तक आपका वर्कआउट पहुंच जा रहा है लगातार कंटिन्यूस वे में उस सेट को परफॉर्म करने में। तो जब आपका वर्कआउट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है पर्टिकुलर कंटिन्यूस रूप से, तो यहाँ पर हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए वह मिलती है एरोबिक सिस्टम से। ठीक है, एरोबिक सिस्टम से जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है किसी वर्कआउट को परफॉर्म करने में, तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके फैट लॉस होने के। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह यह है कि हमारा जो हार्ट है वह किस जोन में धड़क रहा है। होता क्या है, एक फैट बर्निंग जोन होता है। फॉर एग्जांपल, फैट बर्निंग जोन में, फैट बर्निंग जोन यहाँ पर जब हमारा हार्ट अपने मैक्सिमम हार्ट रेट का 60% से लेके 75% के बीच में धड़कता है, तो यहाँ पर हमारी फैट बर्निंग एबिलिटी बॉडी की बहुत बढ़ जाती है। हमारा फैट तभी बर्न होता है जब हमारा हार्ट अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के 60 से लेके 75% के बीच में धड़के। सिंपली यहाँ पर इस MHR मैक्सिमम हार्ट रेट को कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी एज को, अपनी उम्र को 220 से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र है अभी 40 ईयर्स। ठीक है, आप 40 साल के हैं। ठीक है, अभी हमको मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना है अपनी बॉडी का, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे मिलेगा, आपको 220 से माइनस कर दीजिए अपनी एज को। आपकी उम्र है 40 साल, ठीक है, और ये 220 नंबर है, इससे माइनस कर दीजिए, तो क्या आया यहाँ पर 180 बीट्स पर मिनट। मतलब अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आज आपका जो हार्ट है वो 180 बार 1 मिनट में धड़क सकता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इसके ऊपर धड़केगा तो आप खलास, मर गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपका दिल 180 बार हर मिनट धड़क सकता है, मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे ही रहता है हमेशा। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी का फैट बर्न करना है तो यहाँ पर क्या करना है, इसको इस जोन में धड़काना है 60 से 75% के बीच में। तो यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, इस 180 को 60 से इंटू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, इस 180 को मैं 60 से इंटू कर दे रहा हूँ 0.6, तो कितना आया 108। और दूसरा रेंज क्या है 75%, तो इस 180 को मैं 75 से इंटू कर दूंगा
180 इंटू 75% है ना, तो मैं 0.75 ले रहा हूँ, तो कितना आ गया 135। इनकी यूनिट क्या है, बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये इतने बार धड़कना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपका दिल इस रेंज में धड़कना चाहिए, 108 से लेके 135 बीट्स। जब इसके बीच में आपका दिल धड़केगा किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में, तो उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी वह मिलेगी एरोबिक सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बॉडी में फैट पहले से स्टोर है वह ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी देगा वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको इन सारी चीज़ों को जब एक लाइन में सम अप करूँ तो यह है कि अगर आपका टारगेट है फैट लॉस करना अपनी बॉडी का, तो मेक श्योर जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें उसके अंदर जो सेट्स हों उन हर सेट्स के दौरान आपको जो रेपिटेशंस लगाने हैं वह होंगे 20+, 20 से ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने हैं, जिससे जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है और आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में आ जाती है, ठीक है। फैट बर्निंग जोन में कब आएगी, जब आपका हार्ट रेट 60% से 75% के बीच धड़केगा अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि क्यों आपको 20+ रेपिटेशंस लगाने हैं जब आपको फैट लॉस करना है अपनी बॉडी का, ठीक है। अब आती है दूसरी कैटेगरी जो है वेट लॉस। अगर आप कार्डियो कंडीशनिंग कर रहे हैं और इसके थ्रू वेट लॉस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस परफॉर्म करना है उसकी ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म करनी है वह समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या करना है, 30 मिनट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, यहाँ पर आपको मेक श्योर आप ऐसी एक्सरसाइज सेलेक्ट करें जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करें, हाई कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइजेस, हाई कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसी एक्सरसाइजेस पिक करनी है, ऐसी एक्सरसाइज को अपने प्रोग्राम में रखना है, रूटीन में रखना है जो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करती हैं। फॉर एग्जांपल कि बर्फीस हो गया, माउंटेन क्लाइंबर्स हो गया, जंपिंग जैक्स हो गया, तो ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज है जो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करती हैं कम टाइम के अंदर। मैंने पिछला वीडियो भी अपना बनाया था, वहाँ पर मैंने 5 से 6 एक्सरसाइज आपको बताई थी जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। उन सारी एक्सरसाइज को पिक करके आप अपने इस प्रोग्राम में रख सकते हैं, स्पेसिफिक एंड्योरेंस में रख सकते हैं जब आप किसी का वेट लॉस परफॉर्म करवा रहे हैं। तो मेक श्योर जो 30 मिनट आपके पास है तो 30 मिनट में आपको ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करवाइए जहां पर सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। आप मेनली 4 से 5 एक्सरसाइज पिक कर सकते हैं और उनके सेट्स लगा सकते हैं इस तरह से कि ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक लाइन में सम अप करूँगी, अगर आपका गोल कार्डियो कंडीशनिंग करते हुए अपना वेट लॉस परफॉर्म करना है तो यहाँ पर इस मैक्स फेज में आपको आधे घंटे शुरू के एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आप स्टेडी स्टेट कार्डियो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे आपको स्पेसिफिक एंड्योरेंस परफॉर्म करना है। इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस में आपको ऐसी एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं, हाई कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज आपको पिक करनी है और वो एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है 30 मिनट्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे तीसरी कैटेगरी जो कि है हार्ट हेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि कार्डियो कंडीशनिंग करते हुए अपनी आप हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करें तो किस तरह से उसको प्रोग्राम करना है इस मैक्स फेज में वो समझते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप अपनी हार्ट हेल्थ पे फोकस करते हैं तो जब आप मैक्स फेज में आते हैं अपने एडवांस फेज के, तो यहाँ पर पहले पार्ट में आपको एरोबिक एक्टिविटीज ही परफॉर्म करनी है जहाँ पर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करेंगे 30 मिनट आधे घंटे। और फिर जब आते हैं बात स्पेसिफिक एंड्योरेंस की, तो यहाँ पर जब आप स्पेसिफिक एंड्योरेंस में आते हैं अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या परफॉर्म करनी है, आपको ऐसी कार्डियो एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है और उनका स्पीड फ्लक्चुएशंस करने हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर किया था ना स्पेसिफिक फेज में, उसी तरह के स्पीड फ्लक्चुएशन, इंटेंसिटी फ्लक्चुएशंस करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको किस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। चलिए यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल साइकिलिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो साइकिलिंग आपको कैसे करनी है वह सीखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने साइकिलिंग स्टार्ट की तो मेक श्योर आप 2 मिनट तक जितना ज़्यादा जोर से साइकिलिंग कर सकते हैं, जितनी हाई इंटेंसिटी में साइकिलिंग कर सकते हैं, मतलब जितनी आप में दम है उतनी तेज साइकिल आप चलाइए। कितने मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, यहाँ पर 1 मिनट का, 1 मिनट का रेस्ट, ये क्या है, रेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 1 मिनट खत्म हो उसके बाद फिर से 2 मिनट तक जितना ज़ोर से आप साइकिलिंग चला सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जितनी इंटेंसिटी डाल सकते हैं वो परफॉर्म करिए, उसमें डालिए, ठीक है। तो यहाँ तक फिर से 2 मिनट।
तो और फिर उसके बाद 2 मिनट बाद फिर से रेस्ट लीजिए। तो इस तरह का आपको एक स्पीड का फ्लक्चुएशन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, जहां पर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं, फिर उसके बाद रेस्ट ले रहे हैं, फिर हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, और जितने साइकिल्स आप कर सकें उतनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक साइकिल हुआ, ठीक है। आपने वर्कआउट किया, आपने यहाँ पे रेस्ट लिया, यहाँ तक आपने वर्कआउट किया, यहाँ से यहाँ तक रेस्ट किया, फिर इसके बाद आपने फिर से यहाँ तक वर्कआउट किया, फिर इसके बाद रेस्ट लिया। तो इस तरह से आप साइकिल देख रहे हैं। तो कितने साइकिल्स आप परफॉर्म कर सकते हैं ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। यहाँ पर आप यह भी कर सकते हैं, जो 1 मिनट आप रेस्ट ले रहे हैं इस पे इंटेंसिटी बहुत कम कर दीजिए, बस हल्का फुल्का पैडल चल रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट करें तो भी ज़्यादा अच्छा है, और चाहे तो आप अपनी इंटेंसिटी को बहुत लोअर डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से ही ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की अलग अलग एक्सरसाइजेस पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइकिलिंग लिया आपने, फिर यहाँ पर आप रनिंग ले सकते हैं, रनिंग को भी आप इसी तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमिल में दौड़ रहा है बंदा, तो 2 मिनट तक बहुत तेज़ दौड़े, फिर उसके बाद 1 मिनट तक सिर्फ पैदल चले, फिर उसके बाद फिर से 2 मिनट तक बहुत तेज़ दौड़े, फिर उसके बाद 1 मिनट तक पैदल चले। तो इस तरह से आपको साइकिल परफॉर्म करनी है अपने हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, जब आपका टारगेट है कार्डियो कंडीशनिंग करते हुए अपने हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेयर लोग की, कोई जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं उनको किस तरह से पीरियोडाइजेशन प्लान करना है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, लेकिन जब आप मैक्स फेज में आते हैं तो यहाँ पर आपको पहले तो एरोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जहाँ पर आप आधे घंटे 30 मिनट शुरू के स्टडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद आप स्पेसिफिक एंड्योरेंस में आते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्पेसिफिक एंड्योरेंस में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप प्लेयर हैं, कोई एथलीट हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारे फुटबॉलर लोग जुड़े हैं, तो फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल प्लेयर हैं, तो यहाँ पर आपको किस तरह से स्पेसिफिक एंड्योरेंस परफॉर्म करना है वो देखिए। यहाँ पर आपको जो आपका स्पोर्ट्स है उससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एजिलिटी ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोन ड्रिल्स परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर आप लंजेस और ख़ास तौर से वॉकिंग लंजेस जो होते हैं वह परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने जो गेम है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किक करना है, बॉल को किक करना है, बॉल के जो पेनल्टी शूट होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर अगर आप किसी प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए पीरियोडाइजेशन प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आप यहाँ पर स्पेसिफिक एंड्योरेंस में उसके गेम से जुड़े जो चीज़ें हैं वही चीज़ें उसके वर्कआउट रूटीन में डालें, ठीक है। अब बात करते हैं कितना ड्यूरेशन का यह मैक्स फेज होगा। तो यहाँ पर जो मैक्स फेज का ड्यूरेशन होगा वह डिसाइड होता है कि कितना टाइम आपके पास है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल टारगेट है हमारा कार्डियो कंडीशनिंग, इसके लिए हमने 12 हफ्तों का समय दिया है। तो 12 हफ्ते में 2 हफ्ते तो यहाँ गए जनरल फेज में, 2 हफ्ते स्पेसिफिक फेज में, और यहाँ पर जब आप मैक्स फेज में आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 वीक्स देने हैं, 3 हफ्ते, और जो आगे कन्वर्जन फेज है इसके लिए भी आपको 3 वीक्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एडवांस फेज के जो मैक्स फेज है वहाँ पर आपको 3 हफ्ते गुजारने हैं, और कन्वर्जन फेज जो आएगा इसके बाद उसमें भी आपको 3 हफ्ते गुजारने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल आपका गोल फैट लॉस है, वेट लॉस है, हार्ट हेल्थ है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर है। अगर आप कार्डियो कंडीशनिंग से ये सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको इतना ही टाइम डिवोट करना, और ये टाइम डिवोट होता है कितने हफ्ते आपके पास हैं पहले से। मतलब हमने टारगेट फिक्स किया है कि 12 हफ्ते हमारे पास लगभग 3 महीने हैं, तो 3 महीने के अंदर किस तरह से आपको पीरियोडाइजेशन में हफ्ते डिवोट करने हैं वह यह चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स फेज में आपको 3 हफ्ते गुजारने हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे इस कार्डियो कंडीशनिंग के पीरियोडाइजेशन के एडवांस्ड फेज के नेक्स्ट फेज जो कि है कन्वर्जन फेज पे, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन फेज में किस तरह से आपको ट्रेनिंग प्लान करनी है चलिए वह सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन फेज में हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस लिखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी, मैक्स फेज में जो सेकंड पार्ट का वर्कआउट होता है वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस, जिसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स। और मैक्स फेज का जो फर्स्ट पार्ट था एरोबिक, जहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं 30 मिनट्स कार्डियो, ठीक है, स्टडी स्टेट कार्डियो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कन्वर्जन फेज में आते हैं तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस परफॉर्म करते हैं वो एग्जैक्टली सेम होता है जो हमने यहाँ पर यह परफॉर्म किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपने स्पेसिफिक एंड्योरेंस में परफॉर्म की थी मैक्स फेज में, एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको कन्वर्जन फेज में परफॉर्म करती हैं
जब आप स्पेसिफिक एंड्योरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो ये मैक्स फेज है और जो ये कन्वर्जन फेज है, इसमें दो मेन डिफरेंस होते हैं। उसमें से पहला है कि यहाँ पर आप एरोबिक एक्टिविटी बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पर कोई आप स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पर एरोबिक एक्टिविटी को हम बिल्कुल नहीं परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा डिफरेंस है वह यह है कि जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस हम यहाँ पर 30 मिनट परफॉर्म करते हैं, आधा घंटा यहाँ पर परफॉर्म करते हैं किस पे, मैक्स फेज में, वह बढ़कर 1 घंटा हो जाता है जब हम कन्वर्जन फेज में आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इस कन्वर्जन फेज में जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है वहां पर आप पूरा 1 घंटा ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और वह भी कौन सी, स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका जो टारगेट है कार्डियो कंडीशनिंग, और कार्डियो कंडीशनिंग की मदद से चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, तो यहाँ इन सारे केसेस में यही चीज़ आपको परफॉर्म करनी है। यहाँ पर आपको एडवांस फेज के कन्वर्जन फेज में स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करवानी है। और कौन सी स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करनी, एग्जैक्टली सेम वही ट्रेनिंग परफॉर्म करवानी है जो हमने मैक्स फेज के सेकेंड पार्ट में परफॉर्म करवाई थी, ठीक है। यहाँ पर बस ये डिफरेंस है कि जो 30 मिनट हमने स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म की थी मैक्स फेज में, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ के पूरा 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और वो जो यहाँ पर हमने कार्डियो किया था एरोबिक स्टेडी स्टेट कार्डियो, बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है जब हम कन्वर्जन फेज में आते हैं, तो ठीक है। आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस चीज़ को अच्छी तरह से दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। तो सिंपली यहाँ पर जब आप कन्वर्जन फेज में आते हैं, तो अगर फैट लॉस कैटेगरी में है तो जो एक्सरसाइज आप लगाते हैं जिम के अंदर, उस एक्सरसाइज में जितने सेट्स हैं, उन सेट्स के जो रेपिटेशंस हैं वो 20+ होने चाहिए, ठीक है। और वेट आप ऐसा ही पिक करें जिससे आप 20+ रेपिटेशंस निकाल सकें, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आती है वेट लॉस। तो वेट लॉस में यहाँ पर आपको ऐसी एक्सरसाइज पूरे 1 घंटे परफॉर्म करनी है जिससे हाई कैलोरी बर्न हो, मतलब हाईएस्ट कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज आपको पिक करनी है और उन्हीं एक्सरसाइज को परफॉर्म कराना है इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस में, और पूरे 1 घंटे। और तीसरी कैटेगरी आती है हार्ट हेल्थ की। तो यहाँ पर जब आप कन्वर्जन फेज में आते हैं तो आपको उसी तरह से ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है जैसे मैंने स्पेसिफिक एंड्योरेंस में बताई थी कि आपको यहाँ पर इस तरह से साइकिल में ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। यहाँ पर कुछ जो पार्ट है वो हाई इंटेंसिटी का होगा, जितना दम लगा के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज रेस्ट फेज होगा या फिर बहुत लो इंटेंसिटी का होगा। तो इस तरह से आपको साइकिल्स में वेरिएशन परफॉर्म करवा के ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है पूरे 1 घंटे। और फिर चौथी कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर है वो अपने स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। अगर फुटबॉल प्लेयर है तो वो एजिलिटी ट्रेनिंग करेगा, कोन ड्रिल्स परफॉर्म करेगा, लंजेस परफॉर्म करेगा, वेटेड लंजेस परफॉर्म करेगा, और जंपिंग कर सकता है, जंप स्क्वाट एक्सरसाइजेस कर सकता है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग परफॉर्म करेगा, और साथ ही साथ वो अपने मैच प्रैक्टिसेस करेगा। मैच में जो एक्सरसाइज वो परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल बॉल को किक करता है तो किक की प्रैक्टिस करेगा, और यहाँ पर वो मैचेस खेल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन फेज में स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करवानी है। और यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कितना हफ्ता आपको कन्वर्जन फेज में देना है, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पर आपको 3 हफ्ते कन्वर्जन फेज में देने हैं। अगर आपके पास 12 वीक्स का टाइम है, ठीक है, 12 वीक्स में आप अपनी बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो उसमें से आपको 3 हफ्ते देने हैं। अगर ये डबल हो जाएगा तो यहाँ कन्वर्जन फेज में जो आप टाइम बिता रहे हैं वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना यहाँ पे चेंजेस होंगे उतना ही उसी के हिसाब से प्रपोर्शन में यहाँ भी चेंजेस होंगे और हर जगह चेंजेस होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज में जो कि आता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज को एक मेंटेनेंस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऐसी ट्रेनिंग परफॉर्म कराते हैं कि जिससे हमारी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में जाए। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है हमारी बॉडी के ऊपर, वो स्ट्रेस यहाँ पर लोअर डाउन हो सके, और जो हमने यहाँ पर चीज़ें गेन की थी, फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस गेन किया था, यहाँ पर कार्डियक हेल्थ गेन की थी, वो उस चीज़ को हम मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो जनरल फेज में हमने स्टडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म किया था, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, स्टडी स्टेट कार्डियो, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वह भी 30 मिनट्स। तो यहाँ पर जो हमने जनरल फेज में परफॉर्म की थी जो चीज़ें, एग्जैक्टली सेम चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है जब आप ट्रांजिशन फेज में आते हैं पीरियोडाइजेशन के अपने कार्डियो कंडीशनिंग के दौरान, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जनरल फेज में जो ट्रेनिंग परफॉर्म की थी हमने, वही चीज़ सेम आपको यहाँ परफॉर्म करनी है, स्टडी स्टेट कार्डियो, वो भी
13 मिनट्स ओनली। ठीक है, इस ट्रांजिशन फेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस आया था इस एडवांस फेज से, उसको हम लोअर डाउन कर सकें, उसको हम कम कर सकें, और साथ ही साथ अपनी जो इस चीज़ें में हमने यहाँ पर गेन की थी उसको हम मेंटेन करके आगे ले जा सकें। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका गोल फैट लॉस है, वेट लॉस है, हार्ट हेल्थ है, या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो सेम चीज़ें अप्लाई होती है इन चारों कैटेगरी में। सेम यहाँ पर आपको मेंटेनेंस फेज में स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करना है आधे घंटे। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात करें, कितने हफ्ते आपको बिताने हैं इस मेंटेनेंस फेज में, तो यहाँ पर अगर आपके पास कार्डियो कंडीशनिंग के लिए आपने 12 हफ्ते लिए हैं, तो यहाँ पर आपको 1 वीक, 1 हफ्ता देना है मेंटेनेंस फेज में। ठीक है, और वहीं अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर कार्डियो कंडीशनिंग में जस्ट डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 24 वीक्स है आपके पास, तो यहाँ भी जो मेंटेनेंस फेज में आप टाइम बिताएंगे वह भी डबल हो जाएगा, 2 वीक्स हो जाएगा अगर आपके पास यहाँ 24 वीक्स है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हमारे पीरियडाइजेशन के नेक्स्ट फेज में, जो कि आता है चौथा फेज, जिसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, रेस्ट, रिकवरी। यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आप घर में रहिए, आराम करिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, रिलैक्स करिए, अच्छे से सोइए और अपने माइंड को फ्रेश रखिए, मोटिवेटेड रखिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग हम परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पर हमारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर होती है। जो भी स्ट्रेस हमने अपनी बॉडी के ऊपर डाला है इन ट्रेनिंग्स को परफॉर्म करके, उससे निजात पाने के लिए, उससे रिलैक्स होने के लिए यह ऑफ सीजन रखा जाता है हर ट्रेनिंग के दौरान। तो यहाँ पर भी आपको 1 वीक का कंप्लीट ऑफ रखना है, 1 हफ्ते कुछ भी ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपके पास 12 हफ्ते आपने कार्डियो कंडीशनिंग के लिए दिए हैं, तो 1 हफ्ता इसमें कंप्लीट रेस्ट, ऑफ सीजन। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग एनी कैटेगरी, चाहे आप कोई भी गोल हो आपका, चाहे फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 1 हफ्ते रेस्ट के लिए देना ही है। 1 हफ्ते का कंप्लीट ट्रेनिंग को ऑफ करके रखना है। ठीक है, और वहीं अगर आपके कार्डियो कंडीशनिंग का टाइम अगर 12 हफ्ते की जगह 24 हफ्ते है, जस्ट डबल, तो जो ऑफ सीजन है इसका भी टाइम डबल हो जाएगा, 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो मेक श्योर आप वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, ताकि हर चीज़ आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाए और इन सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा बेहतरीन प्लान बनाना सीख जाएं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि आप कितना भी बेहतरीन वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर लें, उसको फॉलो कर लें, अगर आप एक अच्छी सही डाइट नहीं फॉलो करते हैं तो आपके पूरा वर्कआउट प्लान का कचरा हो जाता है। तो मेक श्योर यहाँ पर आप एक अच्छी डाइट ज़रूर लें अपने वर्कआउट के साथ, ताकि आप अपने फैट लॉस को प्रमोट कर सकें, वेट लॉस को प्रमोट कर सकें, और आपका जो भी फिटनेस गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सही डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि आगे जो आने वाले वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये वर्कआउट प्लान डिजाइन करना हम सीख रहे हैं, जो पीरियडाइजेशन सीख रहे हैं, जो शेड्यूलिंग सीख रहे हैं, इसमें अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं। सो मेक श्योर वो वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।